Yes, good morning, class. Good morning. Today my topic will be thoracoabdominal diaphragm. See, what do you understand by the term diaphragm? Anybody? What is a diaphragm? अगर हम yes, anybody? Yes, yes. देखो वर्ड्स को ज्वाइन करके ही हम लोग बना लेते हैं. वर्ड्स अगर हम की वर्ड्स हम ज्वाइन मस्कुलर पार्टीशन यस इट इज अ मस्कुलो मसल है तो देखो वो कहीं अटैच भी होगी जाके तो एपोनेरोसिस या टेंडन होगा उसका कोई है ना. तो इट इज अ मस्कुलो एपोनेरोटिक पार्टीशन ओके बिटवीन टू कैविटीज. कोई भी दो कैविटीज जब बॉडी की डिवाइड हो रही होती है ना, जैसे थोरैको एब्डोमिनल डायफ्राम नेम इटसेल्फ सिग्निफाइज दैट इट इज पार्टीशन बिटवीन थोरैक्स एंड एब्डोमेन. नाम से समझ में आ रहा है थोरैको एब्डोमिनल डायफ्राम. ठीक है, इसे हम कॉमनली सिर्फ डायफ्राम भी वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, बट प्रिसाइजली दिस इज थोरैको एब्डोमिनल डायफ्राम क्योंकि आप बाकी डायफ्राम भी पढ़ोगे. जैसे कि हम एब्डोमेन को जब पढ़ते हैं तो एब्डोमेन को हम एब्डोमेन प्रॉपर और पेल्विस में डिवाइड करते हैं. ठीक है, एंड जो पार्टीशन होता है उसको क्या बोलते हैं? एनीबडी? एब्डोमेन प्रॉपर और पेल्विस को डिफरेंशिएट आई मीन पार्टीशन जो है दैट इज अगेन अ मस्कुलर पार्टीशन दैट इज पेल्विक डायफ्राम. पेल्विक डायफ्राम. ठीक है ना, अगेन वी आर यूजिंग द वर्ड डायफ्राम बिकॉज इट इज अ partition between two cavities, that is abdomen proper and pelvis. Pelvis is again divided in two cavities if you see. ठीक है ना, true pelvis and yes come urogenital diaphragm होती है वहां पर. urogenital diaphragm, anterior compartment is genitalia and posterior compartment is it clear? यूरिनरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा. तो दिस इज बेसिकली द वर्ड डायफ्राम जो हम यूज कर रहे हैं दैट मीन्स इट इज अ पार्टीशन बिटवीन टू कैविटीज. ओके, तो कॉमनली हम लोग यहाँ पर थोरैको एब्डोमिनल डायफ्राम ना यूज करके सिर्फ डायफ्राम भी यूज करते हैं, बट इट इज समझ में आ रही है मेरी बात कि व्हाई इट इज नोन एज थोरैको एब्डोमिनल डायफ्राम. ओके, नाउ मेन एक्शन जो है तो डायफ्राम का क्या है? रेस्पिरेशन. ये तो बहुत ग्रॉस वर्ड हो गया, अब यू हैव टू बी प्रिसाइज नाउ. इंस्पिरेशन. ठीक है ना, इंस्पिरेशन. रेस्पिरेशन में अगर आपको लंग्स में आपने वॉल्यूम्स पढ़े हैं ना, लंग पढ़ते हैं जब हम उसमें तो वॉल्यूम्स पढ़ते हैं, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व, एक्सपिरेटरी रिजर्व, है ना, इस तरह पढ़ते हैं. तो टाइडल वॉल्यूम जो होता है, जो एक ब्रेथ में हम नॉर्मल ब्रेथ में जो वॉल्यूम लेते हैं दैट इज अराउंड अराउंड 500 ml. ठीक है ना, तो जो 500 ml लेते हैं हम उसमें से 400 ml इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डायफ्राम. उसके बाद असेसरी मसल्स एक्टिव होती है और वो रिमेनिंग 100 ml आता है. ठीक है, तो प्रिंसिपल मसल ऑफ इंस्पिरेशन इज डायफ्राम. ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायफ्राम पैरालाइज होगी तो कितना इफेक्ट डालेगी वो इंस्पिरेशन में. दैट्स व्हाट आई वांट यू टू लेट नो कि अगर डायफ्राम यस कम इन फास्ट, इफ डायफ्राम गेट पैरालाइज्ड हाउ मच इफेक्ट इट इज गोइंग टू मेक ऑन इंस्पिरेशन. ठीक है, because for 400 ml of tidal volume is coming from the inspiration, is coming from movement of diaphragm only. So it is principal muscle of inspiration. ठीक है, अब respiration word यूज ना करके inspiration यूज करोगे. It is a dome shaped diaphragm, is dome shaped. dome का मतलब समझते हो?
मंदिर में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, हम डोम्स देखते हैं ना, डोम, समझते हो डोम आप? मंदिर में देखते हैं ना हम लोग ऊपर, दैट इज डोम, ठीक है ना? तो डोम की तरह दिखाई देती है मसल, डायफ्राम हमको, इट हैज डोम्स. राइट डोम इज हायर देन द लेफ्ट डोम ड्यू टू, क्योंकि हमारे पास राइट डोम के नीचे जो है बड़ा ऑर्गन है, दैट इज लिवर, उसको मूव करना होता है, उसको पुश करना होता है, तो इसलिए राइट डोम ऑफ डायफ्राम जो होता है वो ज्यादा मस्कुलर भी है और ज्यादा हायर भी है. नाउ क्योंकि ये मस्कुलर पार्टीशन है, तो मसल्स होंगी इसमें, मस्कुलर फाइबर्स विल गोइंग टू टेक ओरिजिन ऑल अलॉन्ग, पूरे समझ लो पूरी थोरैसिक आउटलेट जो है वहां से ओरिजिन ले रहा है. थोरैसिक आउटलेट को अगर हम देखें, एनीबडी, बोन्स को आप आगे से पीछे जाओ, यस, सबसे आगे सेंटर में कौन सी बोन है आउटलेट पर? स्टर्नम है ना. स्टर्नम के नीचे हम जिफॉइड प्रोसेस पढ़ते हैं, टू बी प्रिसाइज, ठीक है. उसके बाद दोनों साइड में जाए अगर हम, क्या चीज है दोनों? रिब केज है ना हमारा, ठीक है, रिब केज है ना. रिब केज से हम पीछे चले गए, पीछे क्या है? वर्टिब्री, ठीक है ना. तो हमारा ओरिजिन क्या होगा? एक एक्सटर्नल पार्ट होगा, एक कोस्टल पार्ट होगा और एक वर्टिब्रल पार्ट होगा. समझ में आ गया मेरी बात? ओरिजिन समझ में आ गया सबको? पूरा पेरिफ्री से, पूरी पेरिफ्री से फाइबर्स अंदर की तरफ जाएंगे इसमें. आगे बात समझ में? यस. स्टर्नल फाइबर्स, कोस्टल फाइबर्स एंड वर्टिब्रल फाइबर्स. एम आई क्लियर? नाउ स्टर्नल फाइबर्स जो है वो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ जिफॉइड प्रोसेस से बुशी स्लिप्स होंगी, दैट इज टू स्लिप्स फ्रॉम द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द जिफॉइड प्रोसेस. मैं क्यों इतना स्पेसिफिक, आई एम सो स्पेसिफिक कि दो स्लिप्स ही है, दो अलग अलग स्लिप दिख रही हैं हमें, ठीक है. उसका मतलब क्या होगा? बीच में स्पेस हो सकता है, और अभी हम जब स्पेस है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, आई लेट यू नो, ठीक. कोस्टल पार्ट जो होगा, लोअर 6 रिब्स के कोस्टल मार्जिन एंड कोस्टल कार्टिलेजेस, इनर सरफेस, ऑफ कोर्स इनर सरफेस ऑफ द लोअर 6 कोस्टल, लोअर 6 रिब्स एंड कोस्टल कार्टिलेजेस. ओके. पीछे की तरफ जाएंगे हम, वर्टिब्रा, कहाँ पे थोरैक्स खत्म हो जाता है? एनीबडी, किस लेवल पे थोरैक्स खत्म हो जाएगा हमारा? T12, ठीक है ना. ये एंड हो गया ना हमारा थोरैक्स का. तो हमारा फाइबर्स जो डायफ्राम के फाइबर्स होंगे वो अटैच होंगे, T12 से ओरिजिन लेंगे. समझ में आ रही है मेरी बात? पीछे जो वर्टिब्रल पार्ट है, इट टेक्स ओरिजिन इन द फॉर्म ऑफ 2 क्रूरा एंड 5 लिगामेंट्स, ठीक है. 2 क्रूरा एंड 5 लिगामेंट्स. 2 क्रूरा आर medial and lateral crust of diaphragm, sorry, right and left crust of diaphragm, right and left crust of diaphragm. Right crust मैंने कहा ना, because it has to move liver, so it is more muscular, so it is more strong, so it takes origin, yes, here it takes origin from anterior surface of L1, L2 and L3. It takes origin from L1, here you can see L1, L2 and L3, anterior surface along with intervertebral discs. Can you see this? This is the right crus of diaphragm. And the left crus of diaphragm, it takes origin from L1 and L2 with intervertebral disc, sorry. L1 and L2, anterior surface of L1 and L2. This is L1, L2 and L3. This is L1 and L2 along with intervertebral disc. समझ में आ रही है मेरी बात? राइट क्रस ऑफ डायफ्राम, लेफ्ट क्रस ऑफ डायफ्राम. अब राइट क्रस ऑफ डायफ्राम, राइट क्रस ऑफ डायफ्राम जो होगा, आई सेड वी हैव 5 लिगामेंट्स आल्सो. तो राइट क्रस एंड लेफ्ट क्रस के बीच में दिस इज नोन एज
मीडियन आर्कुएट लिगामेंट, राइट क्रस्ट और लेफ्ट क्रस्ट के बीच में, दिस इज मीडियन आर्कुएट लिगामेंट। मीडियन वर्ड यूज हम करें दैट मीन्स वो सेंटर में है। मीडियल और लैटरल हम वर्ड यूज करेंगे, इसका मतलब वो पैरेलल हो गए, आगे हो गए। ओके, तो मीडियन, यस कम इन, मीडियन आर्कुएट लिगामेंट। नाउ वर्टिब्रा से, एंटीरियर सरफेस ऑफ द वर्टिब्रा से हम लोग वर्टिब्रल एंटीरियर सरफेस ऑफ द वर्टिब्रा से हम T12 के वर्टिब्रल आई मीन T12 के ट्रांसवर्स प्रोसेस में जाएंगे अगर हम, यस कम इन, T12 के ट्रांसवर्स प्रोसेस में जाएंगे, दैट इज मीडियल आर्कुएट लिगामेंट, मीडियल आर्कुएट लिगामेंट। और T12 के ट्रांसवर्स प्रोसेस से हम 12th रिब तक जाएंगे, that is lateral arcuate ligament. See, we have median arcuate ligament, we have medial arcuate, medial तो दोनों साइड होंगे, and lateral arcuate ligament. Medial arcuate ligament के नीचे से हमारी psoas, basically it is thickening of the fascia of psoas major. psoas muscle पढ़िए ना, psoas के ऊपर psoas fascia होता है, that basically this ligament is thickened part of the, yes, psoas fascia, anterior layer है psoas fascia का, that is thickened to form this medial arcuate ligament. Okay, and lateral arcuate ligament is basically thickening of quadratus lumborum. उसके ऊपर जो fascia होगा उसका नाम क्या हो सकता है? thoracolumbar. Very good. तो anterior layer of the thoracolumbar fascia, thickening of the thoracolumbar fascia which is lying on quadratus lumborum. सी, आपको पता होना चाहिए पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल कैसे बन रही है। सेंटर में तो हमारे वर्टिब्री है ना, पीछे देख रहे हैं हम लोग, तो सेंटर में तो वर्टिब्रल कॉलम है, दोनों साइड psoas मेजर है। भाई हमें एब्डोमेन को प्रोटेक्ट करना है ना, ऊपर तो रिब केज है, पर एब्डोमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए दोनों साइड psoas मेजर है, उसके साइड क्वाड्रेटस लंबोरम है, दैट इज पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। ओके, मेरी बात समझ में आ रही है सबको? तो psoas के ऊपर जो फेशिया है दैट इज psoas फेशिया, और जो क्वाड्रेटस लंबोरम के ऊपर फेशिया है दैट इज थोरैकोलंबर फेशिया। ओके, समझ में आया सबको? मीडियन आर्कुएट लिगामेंट, medial arcuate ligament, yes, come in, medial arcuate ligament and lateral arcuate ligament. We have two medial, two lateral arcuate ligament and one median arcuate ligament. आगे समझ में सबको? five ligaments we have. This is the vertebral origin of the diaphragm. Sternal origin समझ में आ गया सबको? Xiphoid process से दो स्लिप्स निकल रही है हमारी। कोस्टल ओरिजिन होगा लोअर 6 कोस्टल, inner surface of the lower 6 ribs and coastal cartilages. Okay, now ये तो हमारे सारे फाइबर्स आ गए, ओरिजिन ले लिया इन्होंने। अब ये सब जाके आगे सेंटर में इंसर्ट होंगे, समझ में आ रहा है? थोरैक्स में सारे बॉर्डर से हमने फाइबर्स ले लिए और अब वो सेंटर में आके फोकस हो गए। आई बात समझ में? तो सेंटर में जो टेंडन बन रहा है दैट इज नोन एज सेंट्रल टेंडन। यस, सेंटर में टेंडन है, ठीक है। और सारे फाइबर्स जो है आगे से स्टर्नम से, कोस्टल मार्जिन से, वर्टिब्रा से जो भी अराइज हो रहे हैं वो आके सेंट्रल टेंडन पे फोकस कर रहे हैं। दिस सेंट्रल टेंडन इज ट्राइफोलिएट इन शेप। ट्राइफोलिएट, ट्राई का वर्ड मतलब समझ में आ रहा है? 3, ठीक है। फोलिया वर्ड कहाँ यूज करते हैं? बेटा सब वर्ड्स के मीनिंग है अपने पास। फोलिया मीन्स लीफ, लीफ, ठीक है। तो ट्राइफोलिएट, इसीलिए हमेशा एम्फेसिस देती हूँ कि आप लोगों को अगर मीनिंग पता होगा ना उस वर्ड का तो वो कहीं और भी यूज हो रहे होंगे तो विल गेट टू नो कि इसका मतलब ये है, ठीक है। तो ट्राइफोलिएट इन शेप, ट्राई का मतलब 3, फोलिया मतलब लीफ,
यानी कि ये जो टेंडन है इट इज लाइक 3 लीव्स विच आर पुट टुगेदर। ठीक है, तो 3 लीव्स का मतलब क्या समझ में आ रहा है? 3 है। ठीक है, तो आगे की तरफ एंटीरियरली एक ही है, मीडियन है जो, और पीछे पोस्टीरियर लैटरल्स 2 हैं। समझ में आ गया? ट्राइफोलिएट का समझ में आ रहा है मतलब कैसे रखा हमने? 3 लीव्स है ना, 3 लीव्स को हमने कैसे रखा? आगे की तरफ एक रखी तो वो मीडियन हो गई, और पीछे की तरफ 2 रखी तो पोस्टीरियर लेटरल्स हो गए। आगे बात समझ में? एक इधर पोस्टीरियर लेटरल, आगे मीडियन है जो, वो एंटीरियर मीडियन हो गया। 3 लीव्स को अरेंज कर दिया हमने। आई शो यू वन डायग्राम। अभी हम लोग बात करेंगे ना, आई टेल यू डायग्राम ऑफ दिस। तो ट्राइफोलिएट होता है ये, और सेंटर में जब जाता है तो ऐसे तो डोम्स है, यूं फोकस हो रहे हैं फाइबर्स, है ना, बट सेंटर में जब जाता है तो ये प्रेस हो जाता है। क्यों सेंटर में, क्यों टेंडन थोड़ा प्रेस जाता है? क्योंकि इसके ठीक ऊपर हार्ट रखा होता है, सेंट्रल टेंडन के ऊपर। ठीक है, सेंट्रल टेंडन के ठीक ऊपर हार्ट रखा होता है। यहाँ का जो फेशिया होता है इट इज फ्यूज्ड विद फाइब्रस पेरिकार्डियम ऑल्सो। ठीक है, तो इसलिए ये थोड़ा सा सेंटर में अब प्रेस हो जाता है। ओके, सबको इंसर्शन समझ में आ गया ना? नर्व सप्लाई कैसे होगी? फ्रेनिक नर्व, मोटर सप्लाई। अगेन सी, आपको हर चीज की मोटर और सेंसरी दोनों सप्लाई पता होनी चाहिए। ठीक है, मोटर सप्लाई जो है वो फ्रेनिक नर्व है, C345। ठीक है, सेंसरी सप्लाई, सेंसरी सप्लाई, हाँ, आसपास देखो बेटा कौन सी नर्व्स है। मैं हमेशा इस बात पे फोकस करती हूँ कि आप ना याद करने की बजाय कोशिश करो आसपास की चीजों को देखो। ठीक है ना, तो आसपास हमारी क्या है वहां पे? इंटरकोस्टल नर्व्स है ना। इंटरकोस्ट, अभी हमने लोअर 6 वर्टिब्रीज, लोअर 6 सॉरी रिब्स से हमने उसका ओरिजिन पढ़ा था। तो जब उसका आपने ओरिजिन वहां से पढ़ा तो यानी कि नर्व सप्लाई भी तो वहीं से आएगी हमारी। ठीक है ना, और जब हम आर्टरीज की बात करेंगे तो आर्टरीज भी तो वहीं से आएंगी सप्लाई करने के लिए। सी, ट्राई टू गेट इट, जो चीजें हम जहाँ हैं वो आसपास से ही आ रही है। और स्पेशली अगर कोई चीज माइग्रेट होकर आ रही है, जैसे फ्रेनिक नर्व है वो यहाँ माइग्रेट होकर आई है, तो उसका रीजन है क्यों आई? एनीबडी, किसी को मालूम है? यस, क्योंकि डायफ्राम का डेवलप, C345 आप सोचो, सी का मतलब क्या है? सर्वाइकल सेगमेंट्स हैं ये। सर्वाइकल सेगमेंट्स क्या मतलब हुआ है? नेक हो गई ना, सर्वाइकल सेगमेंट्स मतलब नेक हो गई। तो डायफ्राम को हमें C345 से डेवलप सप्लाई आ रही है, इसका मतलब क्या है? कि डायफ्राम एम्ब्रियोलॉजिकली नेक में डेवलप हुई थी। ठीक है, फीटस के नेक वाले जो सेगमेंट है उसमें डेवलप हुई, और फिर माइग्रेट होकर वो नीचे आई। ठीक है, लेकिन वो जब नीचे आई माइग्रेट होकर, माइग्रेट हो रही थी नीचे, तो वो अपनी नर्व सप्लाई हमेशा अपने साथ लेके चलती है। तो वो C345 जो है फ्रेनिक नर्व, इसलिए वहां से नीचे आ गई। पता, यहीं पे पैथोलॉजी भी डेवलप होती है अगर आप समझोगे। कोई चीज माइग्रेट होके आई तो वो बीच में रुक भी सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे एनामलीज डेवलप होती है फिर ऐसी। आगे बात समझे? तो सेंसरी नर्व सप्लाई जो होगी वो फ्रेनिक नर्व एंड लोअर 6-7 इंटरकोस्टल नर्व्स। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? अभी हमने पढ़ा ना लोअर 6 कोस्टल का, रिब्स एंड कोस्टल कार्टिलेज से ओरिजिन ले रहा है, तो लोअर 6 रिब्स नर्व्स उसको सप्लाई भी कर रही है। आ गई? आर्टीरियल सप्लाई, अब खुद बोलो इसको, बिना देखे सोच के बोलो तुम्हें तो। यस, लोअर 6 इंटरकोस्टल आर्टरीज, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज है ना हमारी पूरी। ठीक है, तो लोअर 6 पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज, उसके अलावा इंटरनल थोरैसिक आर्टरी को हम 2 में डिवाइड होते हुए पढ़ते थे यहाँ पर, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी एंड मस्कुलोफ्रीनिक आर्टरी। ये सेगमेंट गायब है पूरा। इंटरनल थोरैसिक आर्टरी पढ़ी थी, याद है ना, वो 2 में डिवाइड हो रही थी। ठीक है, मस्कुलोफ्रेनिक और सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक, एब्डोमेन में एंटर करने के लिए। ठीक है, तो मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी, मस्क्यूलोफ्रीनिक नाम से समझ में आ रहा है। मैंने कहा ना हमेशा इस बात पे
स्ट्रेस दो, आप चीजों को समझो। मस्कुलोफ्रेनिक यानी कि फ्रेनिक वर्ड यूज कर रहे हैं, यानी कि वो डायफ्राम को भी सप्लाई दे रही है। ठीक है, ओके। अब एब्डोमेन में एओर्टा जैसे ही एंटर करती है, वो सबसे पहली ब्रांच डायफ्राम को ही देगी, तो उसका नाम क्या होगा? बोलो। इन यस, एब्डोमेन में एंटर कर गई ना, तो इंफीरियर फ्रेनिक। और एब्डोमेन में एंटर करने से पहले जो ब्रांच देगी, सुपीरियर फ्रेनिक। समझ में आ गई मेरी बात? एओर्टा जो है, जो ब्रांच एब्डोमेन में एंटर करने से पहले, यानी थोरैसिक एओर्टा की ब्रांच जो है, दैट इज सुपीरियर फ्रेनिक। आ जाओ अंदर। और जब एब्डोमेन में एंटर कर गए हम, तो जो फर्स्ट ब्रांच दी, दैट इज इंफीरियर फ्रेनिक। इसका फर्क क्या है? कैन यू मेक द डिफरेंस? यानी सुपीरियर फ्रेनिक आर्टरी है जो, वो ऊपर से सप्लाई कर रही है। इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी जो है, वो नीचे से सप्लाई कर रही है। समझ में आ रही है? नाउ ओपनिंग्स ऑफ द डायफ्राम, ये क्वेश्चन आता है आपको। ओपनिंग्स ऑफ द डायफ्राम, 3 मेजर ओपनिंग्स एंड मल्टीपल स्मॉल ओपनिंग्स। 3 मेजर ओपनिंग्स एंड मल्टीपल स्मॉल ओपनिंग्स। 3 बड़ी बड़ी चीजें जा रही हैं, दैट इज इंफीरियर वेना केवा, ईसोफेगस एंड एओर्टा। 3 बड़ी बड़ी चीजों को जाना है यहाँ से। ठीक है, आईवीसी, ईसोफेगस एंड एओर्टा। ठीक है ना? वो इसको लर्न करने का तरीका बता रही हूँ। VOA, वॉइसेस ऑफ अमेरिका। डोमिनेट करता है ना अमेरिका हर चीज में। आजकल तो वैसे इंडिया भी बेटर हो गया, नहीं? बट यस, हमारे टाइम में तो अमेरिका अमेरिका इज वॉज अ बिग थिंग ना। तो VOA, वॉइसेस ऑफ अमेरिका, 8, 10 एंड 12। 8, 10 और 12 ये क्यों बताया मैंने? क्योंकि T8, T10 एंड T12 की लेवल पर तीनों की ओपनिंग्स हैं। T8, 8, 10 एंड 12। इसी के 2 सेगमेंट ऊपर खिसक जाओ, क्या बन जाएगा? 6, 6 हाँ, क्या है ये? यस, लंग की जब प्लूरा मार्किंग करोगे तो ये 6, 8, 10 हो जाएगा। और अगर हम एओर्टा की ओपनिंग, सॉरी, डायफ्राम की ओपनिंग की बात करेंगे, तो वो 8, 10 और 12 हो जाएगा। मतलब 2 वर्टिब्रल लेवल हम ऊपर खिसक जाते हैं। एक याद करो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। दोनों याद करोगे तो फिर ये याद नहीं रहेगा कौन सा किसका था। समझ में आ गई मेरी बात? 8, 10 और 12। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि VOA, इसीलिए मैंने बोला VOA। वी का मतलब वेना केवा की ओपनिंग 8, T8 पर, ईसोवेगस की ओपनिंग T10 पर, और एओर्टा की ओपनिंग T12 पर। समझ में आ रही है? Yes, here you can see this is the trifoliate tendon of the diaphragm। ये पूरा डायफ्राम आ रहा है हमारा। अब टेंडन के अंदर यहां पर ये बीच में जो ओपनिंग है, दिस इज फॉर द एनीबडी? यस। और यहाँ मस्कुलर पार्ट में है ईसोफेगस, और यहाँ पीछे मीडियन आर्कुएट लिगामेंट, यहाँ पर पीछे है एओर्टा। कोई मतलब कोई दिमाग में कोई बात आती है आपके कि क्यों इस तरह डिवाइड, क्यों इस अलग अलग तरीके से इसको ओपनिंग्स को अलग बनाया गया? देखो, डायफ्राम तुम सांस लेना तो बंद नहीं कर सकते ना, पर बॉडी को सप्लाई तो मेंटेन रहनी चाहिए, चाहे वो जाने की हो चाहे वो आने की हो। यानी वेना केवा ब्लड लेकर आ रहा है और एओर्टा ब्लड लेकर जा रहा है। यही तो हो रहा है ना? एओर्टा से ब्लड ट्रांसफर हो रहा है बॉडी को, और वेना केवा वापस लेके आ रहा है। ये चीज तो हम सांस के साथ थोड़ा रोक देंगे इसको, ये तो कंटिन्यू रहनी चाहिए हमारी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसलिए इन ओपनिंग्स को इस तरीके से बनाया गया है कि रेस्पिरेशन का मिनिमम इफेक्ट आए, या फिर इनको बेनिफिशियल इफेक्ट आए। या तो आए ही नहीं कोई असर, या फिर जो भी आए वो फायदे में रहे। और ईसोफेगस की ओपनिंग मस्कुलर क्यों बनाई गई? ताकि स्टमक से, यस, दैट इज स्फिंक्टरिक एक्शन बेसिकली। तो स्फिंक्टर की तरह काम करता है ये। और स्टमक के कंटेंट्स एब्डोमेन में, सॉरी, स्टमक के कंटेंट्स ईसोफेगस में प्रेस नहीं होते।
अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम जब इंस्पिरेशन करते हैं तो हम डीग्लूटिनेशन नहीं कर सकते। अगर हम इंस्पिरेशन कर रहे हैं तो हम डीग्लूटिनेशन नहीं, डीग्लूटिनेशन समझ में आता है ना? यस, स्वॉलो नहीं कर सकते हम। ये चीज नोटिस करना आप, क्योंकि हमारा जो ईसोफेजियल ओपनिंग होती है वो बंद हो जाती है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। मस्कुलर पार्टीशन में है ये, मसल्स उसको बंद कर देती हैं, तो हम लोग डीग्लूटिनेट नहीं कर पाते जब हम इंस्पायर कर रहे हो, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन में है ना इस समय डायफ्राम, तो उस समय हम, यस, तो इसलिए उसका जो मस्कुलर पार्ट में ईसोफेगस की जो ओपनिंग है इसलिए मस्कुलर पार्ट में बनाएगी। समझ में आ रहा है? ताकि जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करे तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। ओके, आईवीसी को सेंट्रल टेंडन में ओपनिंग में क्यों है? क्योंकि जब यहां पर वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी डायफ्राम तो यहां क्या होगा, डायलेट हो जाएगी, इनफैक्ट यहां पे डायलेट हो जाएगी ये ओपनिंग, तो ब्लड फ्लो जो है इंक्रीज हो जाएगा, सक्शन फोर्स की तरह काम करता है ना। सोच के देखो, ब्लड एंटी ग्रेविटी, एओर्टा से तो हार्ट ने पुश किया और पेरिफेरी पे आ गया, बट पेरिफेरी से अगेंस्ट ग्रेविटी विदाउट एनी फोर्स कैसे वापस आ रहा है ब्लड? हार्ट से तो पुश जब हुआ, एक तो हार्ट ने प्रेशर दिया प्लस ग्रेविटी का एक्शन है, ब्लड चला गया, सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और जब वो पैरों से वापस ऊपर आ रहा है तो कोई पुश तो नहीं कर रहा उसको, प्लस वो एंटी ग्रेविटी ट्रेवल कर रहा है ना एंटी ग्रेविटी, तो कैसे ट्रेवल कर रहा है वो एंटी ग्रेविटी? सोचो थोड़ा सा, क्यों, कैसे कर रहा है? तुम बैठे हुए हो, अब सोलियस मसल तो नहीं काम कर रही है। सोलियस मसल डेफिनेटली हार्ट से, पेरिफेरल हार्ट से, जब वॉक करता है पेशेंट या वॉक करते हैं तो हम लोग वो एक्टिव हो जाता है, ठीक, आई गॉट इट। बट तुम बैठे हुए हो तो इसका मतलब तो हार्ट वापस ही नहीं आना, ब्लड वापस तो तब भी आ रहा है ना, तुम सो रहे हो 6 घंटे तब भी ब्लड वापस आ रहा है ना बॉडी में, हार्ट, लंग्स में, हार्ट में वापस आ रहा है ना। क्यों आ रहा है वापस? मतलब आई वॉन्ट यू पीपल कि आप अपनी थोड़ा एक्सप्लोर करो अपने ब्रेन को भी। आई नो तुम लोग ढूंढ सकते हो ये आंसर। रेस्पिरेशन से इन थोरैक्स में नेगेटिव प्रेशर डेवलप होता है। जब हम इंस्पायर करते हैं तो क्या होगा, सोचो, डायफ्राम नीचे गिर गई, इंफीरियर वेना केवा के साथ और कोई चीज ट्रैवल जो है वो राइट फ्रेनिक नर्व, राइट फ्रेनिक नर्व, ठीक है, इसके साथ ट्रैवल करती है। ईसोफेगस के साथ, ईसोफेगस के साथ देखो कौन सी चीज जाएगी, वेगस जाएगी, राइट एंड लेफ्ट वेगस। एंटीरियर कौन सी वेगस होती है हमेशा? लेफ्ट। लेफ्ट वेगस को, लेफ्ट वेगस जनरली एंटीरियर, जनरली आई एम सेइंग 90% केसेस में लेफ्ट वाली ही एंटीरियर होती है, ठीक है ना। तो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वेगस हम बात करते हैं, और एंटीरियर पोस्टीरियर, लेफ्ट वेगस एंटीरियर होती है, राइट वेगस पोस्टीरियर होती है, ठीक है। उसके अलावा शॉर्ट गैस्ट्रिक वेसल्स, अगर आपने कार्डिक एंड ऑफ स्टमक पे पढ़ा होगा, यहाँ पे पोर्टोकेवल एनास्मोसिस का साइड बन जाता है, यस, ठीक है ना। ये एओटा, एओटा की ओपनिंग जो है वो ऑसियो एपोन्यूरोटिक बनाएगी ये। ऑसियो का मतलब बोन, ठीक है। तो कौन सी बोन है यहाँ पर? मीडियन आर्कुएट लिगामेंट किसके आगे था? श्वास के आगे तो मीडियल था बच्चे। मीडियन किसके आगे था? वर्टिब्रा, वर्टिब्रल बॉडी के आगे था ना। तो यहाँ पे ये इसलिए ऑसियस हो गई ना ये बोन, बोन के आगे, सॉरी, बोन के आगे, ये बोन के आगे ये एओटा जो है, एओटा ट्रैवल कर रही है अलोंग विद थोरैसिक डक्ट एंड इजाइगस वेन, थोरैसिक डक्ट एंड एजाइगस वेन, ओके, ठीक है। मीडियल आर्कुएट लिगामेंट, दिस इज मीडियल आर्कुएट लिगामेंट। मीडियल आर्कुएट लिगामेंट के नीचे से क्या ट्रैवल करेगा? सिंपैथेटिक चेन, दोनों साइड वर्टिब्रा के सिंपैथेटिक चेन होती है भाई, सेंटर में हम वर्टिब्रा पढ़ रहे हैं तो साइड में हमारी सिंपैथेटिक चेन है ना, ठीक है। और लेटरल आर्कुएट लिगामेंट के नीचे ट्रैवल कर रहा है सब कॉस्टल नर्व एंड वेसल्स, सब कॉस्टल, मैंने कहा था ना आपको, यहाँ से ये 12th रिब पर जा रहा है तो 12th रिब पे सब कॉस्टल नर्व एंड वेसल्स आएंगे ना इसके नीचे,
ओके, सब कॉस्टल नर्व एंड वेसल्स, दिस इज सिंपैथेटिक चेन, सब में आ रहा है। नाउ राइट क्रस ऑफ डायफ्राम इज समटाइम्स appears by azygous semi-azygous vein, ठीक है। ओपनिंग सब में आ गई, BOA 8, 10 and 12। स्ट्रक्चर एक एक इसमें एक चीज और, ये कुछ कुछ सब में आ रहा है यहाँ पर। ये स्टर्नम के पीछे मैंने कहा था 2 स्लिप्स होते हैं, है ना, मैंने कहा था बार बार, मैं एक चीज पे एम्फेसिस दे रही थी, 2 स्लिप्स होते हैं। तो 2 स्लिप्स मैंने क्यों कहा था बार बार तुमसे, क्योंकि यहाँ बीच में एक स्पेस क्रिएट हो गया। तो ये यहाँ पे, यहाँ कोस्टल कार्टिलेज है, इसके बीच में एक स्पेस क्रिएट हो गया। इस स्पेस को क्या बोलते हैं हम, स्पेस ऑफ लैरी, स्पेस ऑफ लैरी। ये नॉर्मल स्पेस होता है जिसमें, अगर ये नॉर्मल ही है, मतलब साइज इसका छोटा सा है, नॉर्मल है, तो यहाँ से हमारी मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरीज होती है, वो नीचे चली जाती है, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक और मस्कुलोफ्रेनिक, ठीक है। लेकिन अगर ये स्पेस बड़ा है तो क्या होगा, अब हर्निया डेवलप होगा। हर्निया समझते हो क्या होता है? बोलो बोलो, पहली बार यस मैडम सुनाई दिया इधर से मुझे। तू मत बोल, तू पीछे वालों को बोल, ये ना बोलते ही नहीं बच्चे। बोलो बोलो, पिछली बार मुझे यहाँ से यस मैडम सुनाई दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, बोलो। नहीं, एब्डोमिनल कंटेंट क्यों, कोई भी कंटेंट, ब्रेन में भी हर्निया होता है, ये किसने कहा? हर्निया का मतलब क्या होता है? जो अपनी जगह बैठा हुआ है वो प्रोट्रूड करके दूसरे के एरिया में जाए, उसे कोई दरवाजा मिल गया, कोई खिड़की मिल गई, और फिर वो वापस भी आ जाए, कभी कभी वो अटक भी जाए। जैसे हमारे देश के लोग अमेरिका चले गए, जबरदस्ती घुस के बैठ जाए वहीं पे, समझ आई? कुछ तो वहां जा गए और फिर वापस आ गए, और कुछ वहीं रह गए। इट इज समथिंग लाइक दैट। तो हर्निया जरूरी नहीं है एब्डोमेन में हो, हर्निया कहीं भी होगा। कोई भी चीज जो उसकी अपनी जगह थी, वो उसको छोड़ के दूसरी की जगह में एंटर कर रहा है, वो कई बार तो जाके वो वापस भी आ जाता है, और कई बार वो वहीं रह जाता है। हर्निया, ब्रेन बड़ा है यहाँ पर, ये उसका क्रेनियल कैविटी है ना उसका घर। अब अगर वो फोरामेन मैग्नम से नीचे घुसने लगे स्पाइनल, उसमें हो गया ना हर्निएशन ऑफ ब्रेन। बात समझ में आई मेरी? ब्रेन का काम यहाँ रहना है ना, ब्रेन का काम। पर अगर वो फोरामेन मैग्नम से हमारे स्पाइनल कॉर्ड इस पे घुसने लग जाए, हर्निएशन ऑफ ब्रेन। इज इट क्लियर? थोरैक्स का कंटेंट लिवर है, लंग्स है, हार्ट है, ये यहाँ है। पर अगर ये पियर्स करके नीचे जाने लग गए एब्डोमेन में, या एब्डोमेन का कोई कंटेंट थोरैक्स में एंटर करने लग जाए, हर्निएशन। यू गेट माई पॉइंट, व्हाट इज हर्निया? तो हर्नियाज डेवलप कहाँ होंगे, जब हम उनको स्पेस देंगे घुसने के अंदर, यही होगा ना। तो ये जो स्पेस ऑफ लैरी है, अगर ये इंक्रीज हो जाता है, देन इट इज नोन एज फोरामेन ऑफ मॉरगैग्नाई। फोरामेन ऑफ मॉरगैग्नाई, यहां से हमारे डेवलप होते हैं हर्नियाज, जब ये फोरामेन हो जाती है। समझ में आ रहा है? जब तक ये स्पेस ऑफ लैरी रहता है, यहाँ पे सिर्फ सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स आती हैं। जैसे ही स्पेस का साइज बढ़ जाता है, आगे बात समझ मेरी, फोरामेन ऑफ मॉरगैग्नाई। ओके, कोई कंफ्यूजन? वेसल्स आएंगी बेटा, इतनी जगह है ना, हड्डियां तो मतलब वेसल्स, और वो करेंगी। और नीचे गट, नीचे तो गट घूम रही है आपकी। अगर हम देखें तो एब्डोमेन में तो सबसे जो मोबाइल कंटेंट है वो गट है, गट प्रोट्रूड कर जाती है, ऊपर आ जाती है, ठीक है ना, गट थोरैक्स में एंटर करती है। थोरैक्स से बहुत चीजें नीचे कम जाएंगी, क्योंकि यहाँ तो स्टेबल है, लंग भी स्टेबल है, हार्ट भी स्टेबल है, ज्यादा कुछ घूमता नहीं है। पर एब्डोमेन में तो बहुत बड़ी चीज है जो घूम रही है, गट, स्मॉल इंटेस्टाइन पूरी घूम रही है, वो तो जहां उसको जगह मिलती है वो घुस जाती है वहां जाके।
ब्लड सप्लाई आई थिंक बता सकते हो, बिना इस स्लाइड को देखे भी बता सकते हो। lymph nodes, anterior diaphragmatic lymph nodes, posterior diaphragmatic lymph nodes, right diaphragmatic, right lateral, left lateral हो गए lymph nodes। मैंने कहा था ये एक तो मेन काम इसका इंस्पिरेशन हो गया, उसके अलावा ये इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर भी तो बढ़ा रही है। ठीक है, तो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जब बढ़ाएगी तो क्या होगा? डेफिकेशन, मिक्चुरेशन, पार्चुरेशन। क्या होती है पार्चुरेशन? चाइल्ड बर्थ। ठीक है, तो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा तो ये सारे मूवमेंट्स पॉसिबल होंगे। डेवलपमेंट ऑफ डायफ्राम मेरे ख्याल में आप लोग उसमें पढ़ना ज़्यादा अच्छा होगा, एम्ब्रियोलॉजी में। मैं छेड़ूंगी तो ज़्यादा हो जाएगा। पहले से कहते थे सेप्टम ट्रांसवर्सम से डेवलप होती है, ध्यान रखना, सेप्टम ट्रांसवर्सम से अब नहीं होती है। प्रीवियस कॉन्सेप्ट था ये। अब सेंट्रल टेंडन अलग और पेरिफेरल का अलग पार्ट पढ़ोगे। ठीक है, स्प्लेनिक नर्व डैमेज हो जाए तो क्या होगा? पैरालिसिस ऑफ डायफ्राम। वो हेमी डायफ्राम भी हो सकती है। हेमी का मतलब हाफ, हाफ का मतलब एक फ्रेंडिंग में गई और एक नहीं गई, एक काम करिए राइट में और लेफ्ट में से। ठीक है ना, समझ में आ रही है मेरी बात? तो देखो जनरली क्या होता है, राइट का डोम हाई होता है, लेफ्ट का वो होता है, लेकिन जो साइड पैरालाइज्ड होती है वो हमेशा हायर साइड पे रहती है। पैराडॉक्सिकल मूवमेंट्स होने लगते हैं उसके अंदर। पैराडॉक्स का मतलब समझते हो? ऑपोजिट। जब इंस्पिरेशन होगा तो क्या होगा, ये डायफ्राम नीचे आ जाएगी, ग्रीन लाइन से जो दिखाई है। ठीक है, इंस्पायर करेंगे तो नीचे आ जाएगी ना डायफ्राम। ठीक है, ये होगा उसका। लेकिन अगर डायफ्राम पैरालाइज्ड है तो ये होगा, यानी राइट, जैसे इसमें दिखा रहे हैं राइट डोम ऊपर ही है और लेफ्ट डोम। समझ में आ रही है? दिस इज पैराडॉक्सिकल, मतलब डायफ्राम को नीचे आना था, नीचे आने की बजाय वो ऊपर जा रही है। पैरालाइज्ड डोम ऑफ डायफ्राम जो है वो ऊपर जा रहा है, पैराडॉक्सिकल, दिस इज पैराडॉक्सिकल मूवमेंट। राइट डोम पैरालाइज्ड है, राइट हाफ ऑफ डायफ्राम इसमें पैरालाइज्ड है। ओके, ये सिर्फ हम कब देख सकते हैं? एक ही प्रोसीजर देखो, रनिंग, आप ये ध्यान रखो, हम जो आजकल आजकल के बच्चे हो आप लोग, तो जो लाइव प्रोसीजर्स होते हैं ना, जिसे हम कहते हैं रियल टाइम, रियल टाइम। ठीक है, तो रियल टाइम जो है ना वो ज्यादातर हम फ्लोरोस्कोपी पे देखते हैं। फ्लोरोस्कोपी मतलब एक्टिव मूवमेंट्स के साथ हम काम कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? हार्ट पे हम लोग ओपन सर्जरीज करते हैं, वर्किंग हार्ट पे करते हैं, तो दैट इज हम उस फ्लोरोस्कोपी, क्या बोलते हैं उस प्रोसीजर को? रियल टाइम बोलते हैं, दैट इज फ्लोरोस्कोपी, यानी हम एक्टिव। तो यहाँ पे भी हम जो ये मूवमेंट देखते हैं ना वो फ्लोरोस्कोपी पे स्टडी करते हैं। बायलेटरल पैरालिसिस हो जाएगा डायफ्राम की, मतलब पूरी गई डायफ्राम दोनों, तो रेस्पिरेटरी फेलियर, क्योंकि इंस्पिरेशन का मैक्सिमम वॉल्यूम 400 ml जो है वो डायफ्राम के मूवमेंट से आ रहा है। हिकअप्स, हिकअप्स, हिकअप समझते हो ना, हिचकी आती है, पेशेंट बड़ा कॉमन कंप्लेंट लेके आता है, हिचकी आ रही है उन्हें बहुत। ऐसे नहीं जो कभी कभी आ जाती है, रेगुलर आती रहती है उन्हें। सेंसरी इरिटेशन हो रहा है ना डायफ्राम का, सेंसरी, सेंसरी नर्व सप्लाई जब इरिटेट हो रही है डायफ्राम की तो हिकअप्स की कंप्लेंट करेगा पेशेंट। ठीक है, दो, इसका रीजन सेंट्रल भी हो सकता है, पेरिफेरल भी हो सकता है। पेरिफेरल तो मतलब यहीं पर डायफ्राम के आसपास ही कुछ हुआ है जिसकी वजह से सेंसरी सप्लाई जो है वो इरिटेट हो रही है। ठीक है, वहाँ कोई कलेक्शन हो गया, नर्व में कोई इरिटेशन हो रहा है। ठीक है, एक होती है सेंट्रल, सेंट्रल का मतलब ब्रेन में जो हिकअप्स का सेंटर है मेडुला में, वो हमारा इफेक्ट हो रहा है। तो यूरीमिया के जो पेशेंट्स होते हैं, यूरीमिया समझते हो? यूरिया, ईमिया, ईमिया मतलब ब्लड, यूरिया मतलब ब्लड कंटेंट बढ़ गया आपका ब्लड यूरिया में। तब के कौन से पेशेंट्स होंगे ये? किडनी फेलियर,
किडनी फेलियर पेशेंट्स में यूरीमिया होगा ना, सब में आ रहा है, यूरिया का कंटेंट ब्लड में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यूरीमिया के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें बहुत कॉमन कंप्लेंट होती है हिकअप्स, एंड दैट इज सेंट्रल, क्योंकि यूरीमिया की वजह से मेडुला का सेंटर इरिटेट होता है और वहां से हिकअप्स जनरेट होते हैं, समझ में आ रही है। सेंट्रल कॉज एंड पेरिफेरल कॉज, पेरिफेरल का मतलब वहीं लोकल में कुछ हो रहा है। हर्निया, मैंने कहा था डायफ्रेगमेटिक हर्निया दो तरीके से हो सकते हैं, कंजेनाइटल हो सकता है, एक्वायर्ड हो सकता है। कंजेनाइटल का मतलब बाय बर्थ, एक्वायर्ड का मतलब हमने कोई ट्रॉमा किसी की वजह से वो जनरेट हो गया बाद में, ठीक है। तो कंजेनाइटल डायफ्रेगमेटिक हर्निया जो होता है इसमें प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं हुई। हियर कैन यू सी, दिस इज बॉक्डेक्स हर्निया, पोस्टीरोलैटरल हर्नियाज होते हैं ये, बॉक्डेक्स हर्निया। 90% ऑफ कंजेनाइटल हर्नियाज आर बॉक्डेक्स हर्निया। ये दिखाई दे रहा है ये एरिया, मीडियल एंड लेटरल आर्कवेट लिगामेंट के नीचे, बॉक्डेक्स हर्निया, ठीक है। और ज्यादातर ये लेफ्ट होते हैं, 90% केसेस में बॉक्डेक हर्निया ही होता है। कंजेनाइटल सीडीएच हम जो देखते हैं वो बॉक्डेक्स ही होता है, और बॉक्डेक्स में भी लेफ्ट साइड पे कॉमन होता है। मॉर्गेग्नाई हर्निया मैंने बताया था, डायफ्राम स्पेस ऑफ लैरी जो फोरामेन ऑफ मॉर्गेग्नाई में कन्वर्ट हो गया, और फिर वहां से जब हर्निया बना तो मॉर्गेग्नाई हर्निया, समझ में आया। स्टर्नम और कोस्टल मार्जिन के बीच में जो स्लिप्स थी जहां से सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स बाहर आ रही थी, स्पेस ऑफ लैरी पढ़ा था ना अभी हमने। स्पेस ऑफ लैरी जब बड़ा हो जाएगा तो उसको बोलेंगे फोरामेन ऑफ मॉर्गेग्नाई, और फोरामेन ऑफ मॉर्गेग्नाई से जब कंटेंट्स हर्निएट होने लग जाएंगे तब हो जाएगा मॉर्गेग्नाई हर्निया, समझ में आया। इफ इवेंट्रेशन ऑफ डायफ्राम, इवेंट्रेशन ऑफ डायफ्राम क्या होगा, डोम ऑफ डायफ्राम हमारा डिस्टर्ब हो गया, या तो वो बना नहीं, एट्रोफी, या वो पैरालाइज हो गया, मसल फाइबर्स, वेरिंग डिग्रीज ऑफ पैरालिसिस, मतलब पैरालिसिस कितने परसेंटेज है, वेरिंग डिग्रीज ऑफ पैरालिसिस, ठीक है ना। या फिर हमारा डायफ्राम प्रॉपर बना ही नहीं, एट्रोफी हो गई, ठीक है ना, दैट इज इवेंट्रेशन ऑफ डायफ्राम। नाउ एक्वायर्ड हर्नियाज जो होते हैं ये ज्यादातर ट्रोमेटिक होते हैं, स्लाइडिंग हर्निया एंड रोलिंग हर्निया, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। सी नॉर्मल ऐसे होता है, ईसोफेगस आ रही है, ये पार्ट ऑफ ईसोफेगस, ये स्टमक शुरू हो गई, ऐसे होता है ना। नाउ स्लाइडिंग हर्निया में क्या होगा, कार्डियक एंड ऑफ स्टमक का कुछ पार्ट ऊपर आ गया, समझ में आ रही है। कार्डियक एंड ऑफ स्टमक जो है ये थोड़ा सा ऊपर आ गया ओपनिंग से, ईसोफेगियल ओपनिंग से, तो पेशेंट में क्या होगा, यहाँ स्टमक में क्या चीज रिलीज होती है, एसिड, तो पेशेंट को एसिड रिफ्लेक्स की कंप्लेंट होगी, रेट्रोस्टर्नल पेन बहुत ज्यादा होगा पेशेंट को, GERD गर्ड बोलते हैं, गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, GERD गर्ड पेशेंट्स होते हैं, गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, ठीक है। तो ये जो पेशेंट्स होंगे जिनके अंदर स्लाइडिंग हर्निया होगा, ये इनके अंदर सिर्फ जो जंक्शन है ना ये ऊपर आ गई, समझ में आया। और पेशेंट्स होंगे वो एसिडिटी, रिफ्लक्स एसिडिटी की कंप्लेंट करेंगे, उल्टी आ जाती है, ऊपर मुंह में एसिड आ जाता है बिल्कुल, ठीक है ना। इस तरह की टिपिकल कंप्लेंट होती है पेशेंट की, ठीक है। दिस इज नोन एज स्लाइडिंग हर्निया। नाउ दिस पेशेंट हेयर, इफ यू सी हमारी गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन तो अंदर ही है, पर फंडस ऑफ स्टमक प्रोट्रूड करके ऊपर आ गया, समझ में आ रहा है डिफरेंस, समझ में आ रही है बात, कि यहाँ जी गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन खींच के ऊपर आ गई थी हमारी,
यहाँ पे गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन तो अपनी जगह है, पर फंडस ऊपर आ गया हो, ठीक है। दिस इज रोलिंग हर्निया। ज्यादातर रोलिंग हर्निया नहीं देखने मिलता हमें, हमें ज्यादातर स्लाइडिंग हर्निया ही मिलता है, सबसे कॉमन। स्लाइडिंग हर्निया जो है सबसे ज्यादा कॉमन होता है ओबेसिटी, ठीक है ना, ओल्ड एज, क्रॉनिक कफ। स्लाइडिंग हर्निया और रोलिंग हर्निया सब में आ गए सबको? ये पूछेंगे आपसे एग्जाम में, डायफ्राम में ये क्वेश्चन स्लाइडिंग हर्निया और रोलिंग हर्निया पूछ लेते हैं आपसे एग्जाम में।